पर्यावरण और पर्यावरण के विभिन्न उपक्रम करना, यह आज एक अंग्रेजी में जिसको फैशनेबल कहते हैं ऐसा विषय है। एक उसका कारण है कि उसका जो संकट है, पर्यावरण के बिगाड़ में से विश्व के सामने जो समस्याएं खड़ी है, उसका कुछ न कुछ भान बच्चों तक भी पहुंचा है। हम भुगत ही रहे हैं। विश्व का तापमान बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, प्रकृति ने अपना नियम छोड़ देना, जहां ठंडक के ठिकाने थे वहां गर्मी होने लगना, आदि सारी बातें हम सब लोग अनुभव करते हैं। अब ये संकट है, इसलिए उसके प्रतिकार के लिए क्या क्या हो सकता है वो सब करना है, ऐसा स्वाभाविक ही लगता है। परंतु जैसा आदरणीय पंड्या जी ने कहा, वैसे अगर हमको विष को अमृत में बदलना है तो संकट के भय से प्रतिक्रिया में आना इसका उपयोग नहीं। मूल में जाना होगा, ये संकट खड़ा ही क्यों हुआ। क्योंकि जब तक उसके कारण का पता नहीं लगता तब तक उपाय भी नहीं हो सकता। और उसका भी उल्लेख तो हुआ है सूत्र रूप में कि मन का स्वार्थ बढ़ा, मनुष्य के मन की लालच बढ़ी। नेचर हैज इनफ फॉर anybody's need, but nature cannot suffice anybody's greed. आवश्यकता की पूर्ति प्रकृति माता सबके कर सकती है, करती रहेगी, परंतु लोभ को पूरा पड़ना उसके भी बस में नहीं है। ये लोभ, लालच, स्वार्थ पैदा क्यों हुआ? हर बात को उपयुक्तता की दृष्टि से देखने का दृष्टिकोण कहां से आया? वैसे तो हर बात की उपयुक्तता देखनी तो पड़ती है, हर बात की योग्यता, हर व्यक्ति की योग्यता अपने संपर्क में आने वाले जाननी तो पड़ती है। परंतु योग्यता, उपयुक्तता जानने के बाद भी उसके कम ज्यादा होने पर उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन का भाव नहीं बदलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। अपने सामान्य आचरण में देखिए कि जो उपयुक्त है, कीमती है, उपयोग की है, महंगी है, उस वस्तु को हम बड़ा जतन से रखते हैं, और जो सहज उपलब्ध है, सस्ती है या उपयुक्त नहीं है, उसको फेंक देते या उसकी चिंता नहीं करते, जो होगा होगा। सामान्य है, अपने नित्य आचरण का नियम है, आपका, हमारा, सबका। परंतु नियम नहीं भी है, क्योंकि घर में एक बहुत बूढ़ी माता है, बीमार पड़ी रहती है, सदा खांसती रहती है, सबको उसके कारण जागरण होता है, कमाई एक धेले की नहीं करती और दवाई का ढेर सारा खर्चा उसके कारण होता है। दिखने में भी अब बुढ़ापे में सुंदर वगैरह कुछ है नहीं। अगर उपयुक्तता का विचार करना ये नियम होता तो ऐसी माताओं का क्या होता? लेकिन ऐसा नहीं है। विशेषकर भारत में कोई किसी ने कहा कि एक दूसरी कमाने वाली तरुण आयु की, सुंदर और स्वस्थ है,
और अच्छा खाना बनाकर सबको स्वस्थ रखेगी, ऐसी एक दूसरी मां ले आओ और इस खर्चीली मां को छोड़ दो। तो लोग कहेंगे तुम क्या राक्षस हो क्या? क्योंकि कुछ भी हो जाए, उपयुक्तता शून्य है तो भी वो अपनी है। हम संघ की प्रतिज्ञा में करते हैं, प्रतिज्ञा में धर्म संस्कृति समाज का संरक्षण और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति। क्यों? क्योंकि पवित्र, पहली बात है वो पवित्र है। लेकिन उससे भी ज्यादा, उसके भी पहले एक शब्द जोड़ते, अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति। वो पवित्र है, हम जानते हैं, उसकी पवित्रता को अनुभव करते हैं, और वो पवित्रता दूसरों को देने में भी हमारा धर्म संस्कृति समाज समर्थ है। लेकिन कमियां तो उसमें भी है, आज आई है, निकालेंगे बाहर, लेकिन हम उसी का संरक्षण और उन्नति की सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना है। सृष्टि के साथ ये अपनापन का भाव आज की प्रचलित विचारधाराओं में नहीं है। नहीं है, इसलिए नीतियां बनती है, उसमें भी विकास और पर्यावरण में विरोध आता है, और जो जहां ज्यादा उपयुक्त लगता है वहां उसका संरक्षण होता है, जो कम उपयुक्त लगता है उसकी अनदेखी की जाती है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। आज सर्वत्र विकास चाहने वाले लोग और पर्यावरण की सुरक्षा चाहने वाले लोग, इनमें विरोध दिखाई देता है, क्योंकि पर्यावरण वाले मानते हैं कि विकास होगा तो पर्यावरण नष्ट होगा, और विकास वाले मानते हैं कि विकास करना है तो पर्यावरण की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोनों दृष्टिकोण गलत है। हमारा दृष्टिकोण क्या है? भारत का दृष्टिकोण, भारत किसी बात को एक दूसरे से अलग न मानने वाला देश है। संपूर्ण अस्तित्व की एकता के पक्के सिद्धांत पर भारतवर्ष का जीवन खड़ा है, इसलिए सब भूचालों को, आंधियों को, तूफानों को सहन करके इतने वर्ष से पक्का खड़ा है, पक्का खड़ा रहेगा, और दुनिया के जीवन को भी पक्का करेगा। क्योंकि मूल में हम ये मानते हैं कि सारा अस्तित्व एक है, दिखता विविध है। ये विविधता में एकता की केवल बात नहीं, एकता ही विविध बनी है, ये एकता की विविधताएं हैं। तो मनुष्य पर्यावरण से कोई अलग इकाई, जिसको पर्यावरण को जीतना है, उसका स्वामी बनना है, ऐसा नहीं है। मनुष्य और पर्यावरण दो नहीं है, दोनों में पंच महाभूत है। सारी सृष्टि पंच महाभूतात्मक है। पंच महाभूतों के पंचीकरण प्रक्रिया से जड़ चेतन सब कुछ बना है। तो बाहर जो मुझे पेड़ दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है, पर्यावरण दिख रहा है, पशु पक्षी दिख रहे हैं, आज की भाषा में जिसको बायोडायवर्सिटी कहते हैं, वो दिख रही है। जड़ चेतन चराचर सृष्टि में मैं ही हूं, वो मेरा ही है, वो मेरा अपना है। मेरा अपना है, इसलिए उसको मुझे जीतना नहीं है। उसकी सुरक्षा में मेरी सुरक्षा है, मेरे विकास में उसका विकास है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं। ऐसा सोचकर विचार करेंगे तो दोनों को साथ चलाने का तरीका भी निकलेगा। ऐसा अपना विचार होने के कारण इस विचार को भूलने के पहले हम लोग ज्ञात इतिहास में, हमको जो इतिहास ज्ञात है वो तो अभी कलयुग के 5121 वर्ष हो गए। उसके पहले और 3 युग हो गए, दुगनी दुगनी आयु के। इतना इतिहास हम मानते हैं। लेकिन आज की दुनिया जिसमें प्रचलित व्यवस्था इतिहास को मानती है, वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं, 5000 साल का मानती है। उस 5000 साल के इतिहास में जो इतिहास ज्ञात है वो साधारणतः अपने कलयुग के आरंभ का
हमको मालूम है, और उसके 1000-2000 साल बाद का पश्चिम को मालूम है। उस इतिहास में लगातार 1000 साल हम सब मामलों में दुनिया में अग्रसर रहे। तकनीकी में हम नंबर 1 थे, वैभव में हम नंबर 1 थे, व्यापार में हम नंबर 1 थे, कृषि में, सब बातों में हम नंबर 1 थे, लगातार 1000 साल। ये डॉक्यूमेंटेड इतिहास है, मैं गप नहीं मार रहा हूं। पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी इसका लिखा है और डाटा है पूरा। ऐसे हम थे, और ऐसे हम होने के बाद भी हमारे यहां पर्यावरण की कोई समस्या खड़ी नहीं हुई। एक सामान्य खेती का, पाश्चात्यों के जमीन कितनी पुरानी है, हमारे यहां कम से कम 6000 साल से खेती चली है। आधुनिक आर्कियोलॉजी कहती है, हमारे ग्रंथों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो उससे पीछे जाते हैं। लेकिन 6000 साल से हमारे यहां कृषि चली। हमारी जमीन आज भी कृषि, खेती के प्रचलन ने बिगाड़ दिया है जमीन को हमारे। उसके पहले तो कोई समस्या नहीं थी, भर भर के सबको खिलाती थी हमारी यह भूमि। हम पूरे दुनिया में अनाज एक्सपोर्ट करते थे, और थोड़ा प्रयास हमने बाद में किया रासायनिक खेती के युग में, तो भी हमारे यहां भंडारण करने के लिए जगह नहीं, इतना अनाज होता है। 6000 साल की खेती के बाद हमारी यह स्थिति है जमीन की, परंपरा से हम जो खेती कर रहे हैं उस शास्त्र की। और दुनिया के देशों में यूरोपियनों ने जाकर अफ्रीका में 400 साल 600 साल खेती की, वहां की जमीन बिगड़ गई। सब बातों को साथ में चला सकते हैं अगर ये अपनापन उसकी अनुभूति है। तो पहली पर्यावरण की दृष्टि की हमारी पहली बात यह है कि पर्यावरण के हम अंग है, सृष्टि के हम अंग है। हम सृष्टि के मालिक नहीं, अंगांगी भाव के साथ सृष्टि का विचार करना चाहिए। और दूसरी बात है कि सृष्टि के विकास से हमारा विकास होता है, हमारे विकास से सृष्टि का विकास होना चाहिए। ऐसे विकास के तरीकों पर हमको चलना चाहिए, और ऐसे चलकर भी ज्ञान की पूर्ण, भौतिक ज्ञान की पूर्णता को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब विज्ञान जिस मुकाम पर पहुंचा है, वो ज्ञान प्राप्ति की उस राह को अब ढूंढ रहा है जिसमें हमारे प्राचीन भारतीय मनीषियों ने जो तंत्र उपयोग किया था उसका उपयोग उसको करना पड़ेगा। इसलिए योग वासिष्ठ, पातंजल योग शास्त्र, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन वहां पर चल रहा है। हमारे पास एक तरीका है, और इसलिए आज के पर्यावरण की समस्या का उत्तर देना है तो हमको तरीका बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि अधूरा दृष्टिकोण है, इसलिए संकट आया है। पर्यावरण और हम अलग है। हमको प्रकृति को या तो उससे ज्यादा से ज्यादा खींच लेना है, शोषण करना है, या तो उसको जीत लेना है। सबसे बड़ा मैं हूं मनुष्य, इस अहंकार के साथ जो विचारधारा चलती है उसमें सब कुछ गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें एक अधूरापन निश्चित है। उस अधूरेपन को भरते हुए हमको अपनी विचारधारा के नींव पर इस पर्यावरण का विचार करना पड़ेगा। और इसलिए उसी सूत्र से यह बात सीधी आती है जो पंड्या जी ने भी कही कि सारी समस्याओं का, गलत नीतियों का उद्गम मेरे अंदर है। मैं अपने आचरण को बदल दूं तो धीरे धीरे नीति सहत पर्यावरण की सब बातें ठीक हो जाएगी। योग्य नीति के लिए प्रयास करना, संघर्ष करना, अभियान करना, आंदोलन करना चलता है, चलना चाहिए, वो भी उपयोगी बात है। योग्य नीति के लिए योग्य शिक्षा देना, उसके लिए संघर्ष, अभियान, प्रबोधन चलना चाहिए। परंतु ये चलेंगे और सफल होंगे तो भी समस्या जैसी की वैसी रहेगी।
क्योंकि जब तक हम अपने दृष्टि दोष को दुरुस्त नहीं करते तब तक बात समझ में नहीं आएगी। दृष्टि दोष को दुरुस्त करने के बाद आचरण में उतारने की आदत लगानी पड़ती है। बुद्धि से मालूम होता है, मन भी स्वीकार करता है, लेकिन आदत से आदमी मजबूर होता है। एक आदमी आत्महत्या करने चला था, दोस्त मिला, उसने कहा कहां जा रहे हो? तो बोले बस अब जा ही रहा हूं मरने के लिए, आखिरी तुम्हारा मेरा नमस्कार, अब जा रहा हूं, रेलगाड़ी आएगी, कट के मर जाऊंगा, वहां सो जाऊंगा जाके, और मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं मानने वाला नहीं हूं। तो उसने कहा समझाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन एक प्रश्न है कि तुम मरने जा रहे हो, भोजन का डिब्बा है ना हाथ में, वो क्या है? तो बोले गाड़ी लेट हुई तो क्या करेंगे, भूखा रहोगे क्या? यानी मरने जा रहा है लेकिन 2 वक्त खाने की आदत है, उससे छुट्टी नहीं होती। ऐसे आदत का प्रभाव रहता है और इसलिए हमको पता है तो भी आचरण नहीं होता है। पर्यावरण गतिविधि का काम इस आचरण को बदलने का काम है। पर्यावरण संरक्षण ऐसा कहा है, लेकिन वो संरक्षण हाथ में तलवार, भाला, तीर, कमान या AK-47 लेके पर्यावरण बिगाड़ने वालों को दूर रखना, ये काम नहीं है। वो काम जिनको करना है करे, अगर उसकी आवश्यकता है तो उसमें भी समर्थन रहेगा सबका, परंतु ये काम ही नहीं है ना। काम तो ये है कि जहां उसका उगम है उस गलत बात का, उसी से मूल से उसको उखाड़ के फेंक दे, वो अपनी आदत में है। संघ के स्वयंसेवकों ने ये काम बहुत पहले शुरू किए थे। संघ कोई काम संघ शाखा चलाता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि ऐसा कहा गया, ये थोड़ा वर्णन गलत हो गया। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की स्वतंत्र अलग स्वायत्त गतिविधि है, क्योंकि ये स्वतंत्र अलग स्वायत्त चलेगी तो अपने निर्णय खुद करेगी, नहीं तो दबाव रहेगा चारों ओर से, इसको भी संभालो, उसको भी संभालो। इनको केवल पर्यावरण के विचार को और आचरण को संभालना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए उस स्वयंसेवकों की स्वतंत्र अलग स्वायत्त गतिविधि है। और ये छोटी छोटी बातों से प्रारंभ करके वो आदत को बनाने वाली गतिविधि रही, और इसलिए कार्यक्रम बहुत सरल है। पहला, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ और वृक्ष लगाओ। ये काम करते करते आदत लगती है, बिगड़ी हुई आदत सुधर जाती है। आदत से कृति बदलती है और कृति बदलने से आदत भी बदलती है। ये तो शाखा चलाने का हमारा नित्य का अनुभव है। हम कृतियां सिखाते हैं, उसमें से आदत बनती, उसमें से स्वभाव बदल जाते हैं। समाज का स्वभाव बदल जाए तो नीतिकारों का ज्ञान कुछ भी हो, उनको जो समाज कहेगा उसी पर चलना पड़ेगा। लेकिन समाज की आदत इतनी हो जाए कि ऐसी नीति जिनकी है उनको हम नीति बनाने का अवसर देंगे, फिर शायद वो मेरे जाति के, पंथ संप्रदाय के, मेरे प्रांत के नहीं होंगे। ऐसे अनेक होंगे जो गलत नीति पर चलना चाहेंगे, उनको मैं नहीं अवसर दूंगा। ऐसा समाज सोचेगा तो नीतियों का परिवर्तन बहुत कम समय में, कम लागत में हो जाएगा। लेकिन समाज की यह शक्ति बनेगी तो नीतियां भी सही बनेगी, और जो बनेगी वो टिकेगी। व्यक्ति बदलने से वो नहीं बदलेगी। और ऐसा दृष्टिकोण लेके, ये शुद्ध भारतीय दृष्टिकोण है। भारत में भी हम कहते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, इसलिए अपने आप को बदलो, दुनिया अपने आप बदलेगी। गायत्री पर्व का लिखा मिलता है ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो युग बदलने वाला ये समाज के आचरण का बदल लाने के लिए शुद्ध भारतीय विचार दृष्टिकोण को लेकर, क्योंकि वो समीचीन है, वो पूर्ण है, वो आज विज्ञान सिद्ध भी है और अनुभव सिद्ध तो है ही। कोरोना में ये सब बातें पर्यावरण को दूषित करने वाली बंद हो गई तो 7 दिन में कितना बड़ा फर्क हो गया, हमने अनुभव किया।
अनुभव सिद्ध, इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, ऐसी विज्ञान निष्ठ लेकिन अपनी परंपरा से पूर्णतः जुड़ी ऐसी विचारधारा को लेकर उसके तहत हमारे आचरण में आए हुए दोष हटाकर सुयोग्य आचरण की स्थापना करने के लिए गतिविधि बनी है। कोरोना का एक समय बीच में जाने के बाद भी द्रुत गति से बढ़ रही है, क्योंकि एक बात है, विषय फैशनेबल है, लेकिन केवल फैशनेबल विषय होने से काम नहीं चलेगा। विषय की सही दृष्टि और विषय की सही आदत, इन दोनों को फैलाना पड़ेगा। उसमें ये गतिविधि द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। बढ़ती बढ़ती ऐसी वो सफल हो जाए और वास्तविक रूप में पहले भारतवर्ष सुजल सुफल मलयज शीतल बन जाए और सारी सृष्टि को सुजल सुफल मलयज शीतल करे और पंचमहाभूतों से तादात्म्य पाकर अपना जीवन जीते हुए हम अपनी भी उन्नति करें और सृष्टि को भी उन्नत करें, ऐसा वातावरण हम शीघ्र ही इस गतिविधि के कारण देखें। ऐसी एक शुभकामना यहाँ पर आप सबके सामने प्रदर्शित करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त